नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी स्टडी में और आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। ये हम जो क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, आदिकाल के क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। जो आदिकाल के लास्ट ईयर क्वेश्चन आ चुके हैं वो क्वेश्चन कर रहे हैं। ये क्वेश्चन आपको कंप्लीट कराऊंगी, ठीक है। आदिकाल, और इसमें देखते हैं आप, मतलब आदिकाल के बाद भक्तिकाल, रीतिकाल, इस तरह से अपने आगे के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। बस मेहनत करते रहो, सफलता ज़रूर मिलती है, ठीक है। मायूस होकर नहीं, हमेशा खुश होकर पढ़ो तो और ज़्यादा तैयारी होती है, खुश रहो तो। स्टार्ट करते हैं क्लास। चंद्रबरदाई किस राजा के दरबारी कवि थे? तो चंद्रबरदाई किस राजा के दरबारी कवि थे? पृथ्वीराज चौहान के दरबार कवि थे। नाथों की कुल संख्या कितनी मानी गई? तो नाथों की कुल संख्या कितनी मानी गई है? 9। और सिद्धों की कितनी संख्या मानी गई है? सिद्धों की 84, ठीक है। नाथ पंथ के प्रवर्तक कौन थे? गोरखनाथ। रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है? तो रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है? इंसालना खां। और ये रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं, इसका जैसे उदयभान चरित के रचनाकार कौन है? तो वो भी इंसालना खां। रानी केतकी की कहानी का एक नाम क्या है? उदयभान चरित। आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाले पहले कवि कौन है? तो आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाले पहले कवि कौन है? वो हैं अमीर खुसरो। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी शुक्ल जी के उक्त कथन का आशय, ये शुक्ल जी ने जो कथन कहा है इसका क्या आशय है? इसका आशय है कि विद्यापति के पद अधिकतम श्रृंगार के ही हैं। आगे देखते हैं। पहले जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही पीछे कहने से अभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा। शुक्ल जी का ये कथन रिक्त स्थान में है, मतलब तो इसमें क्या होगा? पहले जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही पीछे दोहा या दूहा कहने से अभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होने लगा है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सरहप्पा का हिंदी का प्रथम कवि माना है? सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? तो राहुल सांकृत्यायन ने। रामकुमार वर्मा ने किसे माना है? इन्होंने रामकुमार वर्मा ने माना है स्वयंभू को। आगे देखते हैं। आचार्य शुक्ल ने रासो शब्द का संबंध किस शब्द से माना है? तो रामचंद्र शुक्ल ने रासो शब्द का संबंध किस शब्द से माना है? वो रसायन से माना है। रासो शब्द की उत्पत्ति के संबंध में अलग अलग है, क्योंकि किसी ने रासो शब्द को माना रसायन से, किसी रासक से, किसी से ने रासो से। और ये क्वेश्चन पूछे आते हैं, अब तो एक दो बार से नहीं एग्जाम में आ रहे, लेकिन हर बार क्वेश्चन ये आता है एग्जाम में, ठीक है। तो जैसे रास से किसने माना है रासो शब्द की उत्पत्ति? वो नंदुलारे वाजपेयी ने मानी है। और रहस्य से माना है कविराज श्यामल लाल ने, काशी प्रसाद जायसवाल ने। और रासक शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति किसने मानी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, नरोत्तम स्वामी ने, दशरथ शर्मा ने, माता प्रसाद गुप्त ने। अभी तक जो माना गया है, केवल जो दो चार बार मैंने एग्जाम में देखा, एक तो रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और नंदुलारे वाजपेयी, ये लोग पूछे गए हैं। पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ के आधार पर पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक रचना मानने वाले विद्वान हैं, तो वो हैं डॉक्टर बुलर। ये पृथ्वीराज रासो को किसने प्रमाणिक, अप्रमाणिक और मतलब प्रमाणिक मानते हैं? ये तीनों मतलब देख लेना, इनमें से दो भी अगर तुम ध्यान कर लोगे, तीसरे तो जो बचेंगे वो तीसरे आ जाएंगे। इस तरह से याद कर लेना कि किसने प्रमाणिक माना, किसने अर्ध प्रमाणिक। आगे देखते हैं। गद्य पद मिश्रित रचना काव्य की प्राचीनतम हिंदी करती है, तो गद्य पद मिश्रित जो चंपू काव्य की करती है वो कौन है? राउलवेल रोडा कवि की। और नक्सिक वर्णन इसमें मिलता है, और 7 नायिकाओं का नक्सिक वर्णन जो मिलता है वो भी इसमें मिलता है। और कलचुरी वंश की 7 नायिकाओं का, हाँ, कलचुरी वंश की जो 7 नायिकाओं का नक्सिक वर्णन मिलता है वो भी इसमें राउलवेल में, ठीक है। आगे देखिए। बीसल देवरासो, बीसल देवरासो किसकी रचना है? नरपति नाल की है। खालिकवारी अमीर खुसरो की है। भारतीय बाहुबली राज सालिबत सूरी की रचना है। दोहा को सरप्पा की रचना है। तो इसमें ऑप्शन हमारा बी सही होगा। जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साहित्य के हृदय में परिवर्तन नहीं होता है। तर्क
इसमें जो दिया गया है वो है, क्योंकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का सिंचित प्रतिबिंब होता है। तो इसमें ऑप्शन ए गलत है, 8 सही है, ऑप्शन हमारा ए सही है इसमें। गोरखनाथ की साधन पद्धति का नाम है, तो गोरखनाथ की साधना पद्धति का नाम क्या है, वो है हठ योग साधना। और ये संतों में भी देखने के लिए मिली है हठ योग साधना, और खास करके कबीरदास जी। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हा का अर्थ क्या है और ठा का अर्थ क्या है। हा का अर्थ है सूर्य और ठा का अर्थ क्या है, चंद्र। ठीक है। हेमचंद का सिद्ध हेम शब्द अनुशासन है, तो हेमचंद को सिद्ध हेमचंद अनुशासन है। ये क्या है, व्याकरण ग्रंथ है। पाहुनदोड़ा ग्रंथ के रचनाकार कौन है, तो पाहुनदोड़ा किसकी रचना है, राम सिंह की रचना है। और राम सिंह जो है ना, जैन साहित्य के सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि कहे जाते हैं जो राम सिंह है। मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, यह कथन किस लेखक का है, तो ये कथन है अमीर खुसरो का। देसिल बयाना सब जन मिठा, देसी भाषा की मिठास का यह वर्णन करने वाला रचनाकार का नाम है, वो है विद्यापति। कि देसिल भाषा मतलब देसी भाषा ही सबको मीठी लगती है अपनी। और जो विद्यापति थे किसके दरबारी कवि थे, तो शिव सिंह और कीर्ति सिंह दोनों के दरबारी कवि थे। सारंगधार पद्धति किस विधा की रचना है, सारंगधार पद्धति जो है सुभाषित संग्रह है। मैथिल कोकिल नाम से जाने जाते हैं, तो मैथिल कोकिल नाम से कौन जाते हैं, विद्यापति। अब इनके विद्यापति के नाम बहुत सारे हैं जो इनके नाम एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे अभिनव जयदेव, कवि शेखर, कवि कंठावरा, कवि शेखर, खिलन कवि, दशावधान कवि और पंचानन कवि। इस तरह से एक मैंने वीडियो डाली है जो विद्यापति से ही संबंधित है, उसमें जो मेन तथ्य हैं वो मैंने उसमें वीडियो में बनाए हैं। आगे देखते हैं। विक्रम की 7वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक अपभ्रंश की प्रधानता रही और फिर वह पुरानी हिंदी में परिणत हो गई। यह कथन किस विद्वान का है, ये चंदा शर्मा गुलेरी जी का है। पृथ्वीराज रासों में कितने समय है, तो पृथ्वीराज रासों में कितने समय है, 69 समय है। चंद्र शर्मा गुलेरी ने साहित्यिक अपभ्रंश को किस नाम से पुकारा, तो चंदा शर्मा ने साहित्यिक अपभ्रंश को किस नाम से पुराना है, पुरानी हिंदी नाम से। निम्न में से कौन सी रचना अपभ्रंश की नहीं है, तो इसमें अपभ्रंश की रचना कौन सी नहीं है, चित्रावली। चित्रावली उस्मान की रचना है और ये किस उसकी रचना है, ये सूफी कवि काव्य की रचना है और ये अवधी भाषा की रचना है। अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम है, तो अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम है अभट्ट। अब इस तरह से क्रम से याद कर लेना, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अभट्ट और हिंदी। ये मिलान तो बहुत बार आ चुका है ये, क्योंकि आगे पीछे करके अगर तुम एक बार क्रम याद कर लोगे तो हमेशा क्वेश्चन खराब नहीं होगा। विशुद्ध चरितावली का लेखक कौन है, तो विशुद्ध चरितावली का लेखक कौन है, माधव प्रसाद मिश्र। अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था, तो अबुल हसन। अमीर खुसरो का मूल नाम था क्या, अबुल हसन। हिंदी में किस कवि को राजशेखर की उपाधि से अलंकृत किया गया, तो राजशेखर की उपाधि किसे दी गई, विद्यापति को। और बच्चन सिंह ने क्या कहा, बच्चन सिंह ने इन्हें जातीय कवि कहा है, विद्यापति को जातीय कवि किसने कहा, बच्चन सिंह ने। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने कहा कि इनकी पदावली जो है, क्यों उस पदावली को क्या कहा है जो मैथिली भाषा में है, कि श्रृंगारिक पदों की मादकता के नागिन की लहर कहा है, क्योंकि उसमें श्रृंगारिक पदों की मतलब ज़्यादा है इसलिए। श्रृंगार रस के सिद्धवाक कवि किसने कहा है विद्यापति को, तो वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। रानी केतकी की कहानी के रचनाकार हैं, रानी केतकी की रचनाकार हैं इंसानल्लाह खां। कीर्तिलता के रचनाकार हैं, तो कीर्तिलता विद्यापति की रचना है। और विद्यापति की रचना है शैव सर्वसार, गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्त तरंगणी, भू परिक्रमा, दान वाक्यावली, पुरुष परीक्षा, विभाग सार, लिखनावली, गया पत्तलक, वर्णकृत संस्कृत भाषा में, तथा कीर्तिलता कीर्ति पताका अवध भाषा में। इनकी एक रचना है जो अभी तक प्रकाशित नहीं हो, वो है कीर्ति पताका।
अपनी पहेलियों और मुकरियों के लिए जाने जाते हैं। पहेलियों और मुकरियों के लिए कौन जाने जाते हैं? अमीर खुसरो। आदिकाल के साहित्य में उपेक्षित रहा है, तो आदिकाल के साहित्य में उपेक्षित रहा है राष्ट्रीय चेतना, क्योंकि दरबारी कवि जैसे उसमें दरबारी काव्य ज़्यादा था उस रीतिकाल में, लेकिन था उस आदिकाल में भी दरबारी काव्य, क्योंकि अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा आदिकाल में भी होती रही है, उसके बाद रीतिकाल में हुई है। आदिकाल के काव्यों की प्रधान भाषा थी, तो आदिकाल के काव्य की प्रधान भाषा क्या थी? डिंगल पिंगल भाषा थी। और जैसे ये क्वेश्चन बनता है कि डिंगल पिंगल भाषा किस भाषा को मिला के बनती है, तो डिंगल जो भाषा बनती है वो है राजस्थानी मिश्रित अपभ्रंश। ऐसे ही पिंगल भाषा बनती है राजस्थानी प्लस ब्रज भाषा। ठीक है, राजस्थानी और ब्रज भाषा क्या हो गई? पिंगल। राजस्थानी और अपभ्रंश हो गई डिंगल भाषा। अपभ्रंश राजस्थानी डिंगल भाषा, अपभ्रंश और ब्रज भाषा ये क्या हो गई? ये हो गई पिंगल भाषा। इसमें गलत दे रखा है डिंगल, ये वो राजस्थानी और ब्रज भाषा, इस तरह से अपभ्रंश होना चाहिए यहाँ राजस्थानी की जगह। ठीक है, आगे देखते हैं। पुस्तक जल्लड़ हाथ दे चली गज्जब निरप काज, यह पंक्ति किस कवि से संबंधित है? ये चंद बरदाई से संबंधित है। जो जल्लड़ थे चंद बरदाई के पुत्र थे, वो उसके बारे में दे रखा है कि उन्होंने वो पुस्तक अपने बेटे को दी थी। जो जल्लड़ चंद्रबरदाई के पुत्र थे, तो पृथ्वीराज रासो को किसने पूरा कराया था? चंद्रबरदाई के पुत्र जल्लड़ ने। ठीक है, ये क्वेश्चन आज के अपने कंप्लीट हो गए। ऐसे ही अपने आगे क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। बस मेहनत करते रहो। और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर पसंद आए, वीडियो देखने में अच्छी लगे, कुछ लाभकारी हो आपके लिए, तो लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।